तो मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है, मगर तभी अचानक ही उसकी मौत हो जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बिना किसी रीजन के मरने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक जियोलॉजी प्रोफेसर जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि क्लास में अपने स्टूडेंट्स को वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स उसे लेने आते हैं और जॉर्ज देखता है कि वो डॉक्टर सर्च को भी अपने साथ लाए हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन का एक्सपर्ट है। अब इन दोनों को ही एक सीक्रेट आर्मी मीटिंग के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद इनकी मुलाकात जनरल से होती है। जनरल उन्हें रिसेंटली होने वाले हादसे के बारे में बताते हैं जिसमें कि अचानक ही बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। हैरानी की बात ये थी कि ये सभी डेथ्स एक साथ और एक ही टाइम पर हुई थी, मगर ऐसा कैसे पॉसिबल है ये जानने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। जॉश अब ये सिचुएशन देखता है तो वो समझ जाता है कि इन सब की मौत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हुई है। दरअसल इन सभी लोगों को कोई ना कोई हार्ट कंडीशन है जिस वजह से इनके दिल में पेसमेकर नाम की डिवाइस मौजूद है जो कि इनके दिल को जिंदा रखती है, मगर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कांटेक्ट में आने से इनका वो डिवाइस या तो खराब हो गया या फिर उसकी वजह से दिल इतनी जोर से धड़कना शुरू हुआ कि इनकी मौत हो गई। अब रीजन पता चलने के बाद जनरल कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम जा सकते हो। जॉश उन्हें समझाता है कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि इतनी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर आई कहाँ से, मगर जनरल उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये मसला यहाँ पर हल नहीं हुआ था क्योंकि अगले ही दिन लोगों पर बर्ड्स का अटैक होता है, जैसे वो किसी बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो और वो ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहे थे। तब यहाँ पर जॉश की थ्योरी मैच करने लगती है क्योंकि बर्ड्स भी ट्रैवल करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, लेकिन अब वो वेव्स डिस्टर्ब हो रही हैं और इन बर्ड्स का बिहेवियर भी। सेम सिचुएशन एक स्पेस शटल के साथ भी हमें देखने को मिलती है। जब वो अर्थ के करीब आता है तो उस पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और अब वो अर्थ पर क्रैश लैंड करने वाला था, लेकिन एस्ट्रो पायलट बैक रिवर पर इमरजेंसी लैंडिंग करती है और अपनी टीम को हादसे से बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉश आराम से बैठने वाला नहीं था, वो हाल ही में होने वाले सभी हादसों को स्टडी करता है और तब अर्थ का 3D मॉडल देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं और अब वो अपनी खोज को डॉक्टर कॉनर्ड के साथ शेयर करता है। डॉक्टर कॉनर्ड भी जॉश की बातों से कुछ परेशान हो जाते हैं और फिर जॉश के जाने के बाद वो एक सीक्रेट फाइल को ढूंढ कर निकालते हैं। अब रात में सबको आसमान में कलरफुल फ्लेयर्स नजर आती हैं, मगर किसी को ये नहीं पता था कि ये आने वाली डिस्ट्रक्शन का साइन है। अब जॉश इस पॉइंट को हाईलाइट करता है और फिर हाई ऑफिशियल्स के साथ उसकी एक मीटिंग अरेंज की जाती है जहां वो सबको अपनी फाइंडिंग्स बताता है। जॉश उन्हें एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है कि अर्थ की ओजोन लेयर अब डिस्ट्रॉय हो रही है। वो बताता है कि अर्थ के कोर में जो लिक्विड है उसके स्पिन होने या फिर घूमने से अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और अब ये लिक्विड घूमना बंद हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी इस वजह से बनना बंद हो गई है। और अब इससे होगा ये कि अगले कुछ महीनों में सभी फ्लाइट्स आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगी, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सप्लोड होने लगेंगी और फिर धीरे धीरे शहर एक बड़े तूफान की लपेट में आ जाएगा और एंड में अर्थ बिल्कुल भस्म हो जाएगी। और ये सब क्यों हो रहा है इनको कोई भी आइडिया नहीं है और इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अब तक इंसान अर्थ के सिर्फ 11 किलोमीटर अंदर ही जा सके हैं, जबकि अर्थ का कोर जहां ये पानी है वो 3000 किलोमीटर नीचे है जिसका टेम्परेचर 5000 सेल्सियस से भी ज्यादा है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, मगर तभी डॉक्टर जिम्स्की को अपना पुराना दोस्त डॉक्टर ब्रेड याद आ जाता है जिनके पास शायद उनकी प्रॉब्लम का हल हो सकता है। उनसे मिलने के बाद उन्हें एक खुशखबरी मिलती है कि वो एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से किसी भी मेटल को धूल में बदल सकती है। ये सेम टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए यूज की जाती है। उसने यूरोटेनियन नाम के एक ऐसे मेटल को भी डिस्कवर किया है जो कि किसी भी किस्म की हीट को बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि जितनी हीट और प्रेशर उस पर ज्यादा बढ़ता जाता है उतना ही वो और स्ट्रांग होता जाता है। अब इस एलिमेंट से शिप बनाना बिल्कुल परफेक्ट होता है और अब इससे बेहतर प्लान उन्हें नहीं मिल सकता और ना ही इनके पास ज्यादा टाइम है। अब गवर्नमेंट उसे हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि कि वो उस शिप को तैयार कर सके। गवर्नमेंट एक हैकर फिंच को भी हायर करती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एपोक्लिप्स की खबर किसी को भी पड़े। फिंच का काम इस मिशन के हवाले से किसी भी पोस्ट को इंटरनेट पर देखकर डिलीट करना था। अब इतनी ज्यादा मेहनत के बाद ब्रेड उस पावरफुल शिप वर्जिल को बनाने में कामयाब हो जाता है।
और ये शिप अल्ट्रासोनिक और न्यूक्लियर पावर को यूज करेगा अर्थ की कोर तक जाने के लिए। पूरे शिप को 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि अगर शिप में कोई भी खराबी आए तो उस हिस्से को शिप से अलग कर दिया जाए। प्लान के मुताबिक वर्जिल कोर में जाकर टन्स ऑफ एक्सप्लोड्स को ड्रॉप करेगा, जिसके एक्सप्लोड होने से होपफुली अर्थ का कोर रोटेट करने लगेगा। ये टेक्निक बिल्कुल CPR की तरह है, जहां अर्थ के कोर को एक जोर का झटका दिया जाएगा उसे होश में लाने के लिए। अब इसी बीच जिम्स्की और जनरल किसी टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में बहस करने लगते हैं। इससे पहले कि बाकी सब कुछ समझें, उन्हें एक और बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने से जगह जगह हादसे हो रहे थे। यानी कि अब उनके पास टाइम नहीं है मजीद टेस्टिंग के लिए और अब वो फौरन अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब समंदर में डाइव करते हुए उन्हें एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, जहां वेल्स उस शिप के आसपास तैरने लगती हैं, क्योंकि उनका सोनार उनके लिए म्यूजिक की तरह काम करता है। अब जमीन में एंटर करने के लिए जिम्स्की ने मैरियाना ट्रेंच को चूज किया था, जहां पर अंदर जाने पर उन्हें भूकंप का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्स्की किसी तरह से शिप को कंट्रोल करके लेजर के थ्रू अपने लिए रास्ता बना लेता है और अंदर एंटर कर जाता है। क्रस्ट का लेयर पत्थरों से बना हुआ है और वर्जिल शिप उसे चीरते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद वो अर्थ के मेंटल लेयर में एंटर कर जाते हैं, जहां पर लगभग 3 किलोमीटर थिक सेमी सॉलिड लेयर होती है और लगभग 12 घंटों के सफर के बाद उन्हें सोनार पर कुछ डार्क स्पॉट्स नजर आते हैं। जॉश रियलाइज करता है कि सोनार पर ब्लैक स्पॉट्स का मतलब यही है कि वो एरिया बिल्कुल ही खोखला है और वर्जिल को ऐसे खोखले एरिया में फ्लाई या फिर ग्लाइड करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। वर्जिल की ह्यूज होने की वजह से उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता उससे बचाने के लिए और देखते ही देखते वर्जिल किसी अननोन जायंट क्रिस्टल की दुनिया में लैंड कर जाता है, जहां पर ये बच तो जाते हैं मगर एक जायंट क्रिस्टल उनकी शिप में जैम हो जाता है और अब इनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय शिप के इम्पेलर हिस्से से निकलकर इस मुसीबत को हटाने का। इम्पेलर बहुत ही गर्म हिस्सा है और इसके लिए उन्हें पहले नाइट्रोजन गैस का यूज करके उसे ठंडा करना पड़ेगा। बाहर कदम रखने पर उन्हें समझ आता है कि ये कोबाल्ट से बने कोकून में है, जिस पर के बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जियोड क्रिस्टल की दुनिया है और जो कि अर्थ की सरफेस पर भी वोल्केनो के पास पाए जाते हैं। मगर उनके पास इस यूनिक जगह को एक्सप्लोर करने का वक्त नहीं था, क्योंकि जिस होल से वो लोग आए थे अब वहां से मोल्टन लावा घुसने लगा था और अब सारे क्रिस्टल्स कोलैप्स होने लगते हैं। वो कैसे तो उन क्रिस्टल्स को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर एक क्रिस्टल आइवर्सन को जा लगता है, जिससे कि वो खौलते हुए लावा में गिरकर मर जाता है। उनके पास अब टाइम नहीं था इस सब के लिए, तो वो फौरन इंजन को स्टार्ट करके लावा के थ्रू आगे बढ़ते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं और अब वो आउटर कोर के करीब पहुंचने वाले थे, इसीलिए कुछ मेंबर्स न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी करने लगते हैं। मगर तभी बैक का सामना आइलैंड के साइज जितने डायमंड से होता है। वो कैसे तो वर्जिल को बचाते हुए निकल आती है और आखिर में एक बड़ा डायमंड लास्ट के कंपार्टमेंट से टकरा जाता है, जिस वजह से अब सिस्टम खुद ब खुद डैमेज कंपार्टमेंट को हटाने लग जाता है। अब उन्हें रियलाइज होता है कि इसमें तो न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट भी पीछे छूट जाएगा, जिसके बगैर ये मिशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एन मोमेंट पर सर्ज उस कंपार्टमेंट में जाकर न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट जॉश को दे देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाता। सर्ज जॉश का बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो इसीलिए उसकी मौत से वो टूट जाता है। लेकिन अब अर्थ को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही था। वो कुछ वक्त के बाद फाइनली अर्थ के कोर में एंटर करते हैं, मगर यहाँ पर वो जान पाते हैं कि कोर की डेंसिटी उनके अंदाजे से भी ज्यादा थिन है, जिसका मतलब था कि जितने एक्सप्लोजिव्स वो लाए हैं वो काफी नहीं है, क्योंकि इससे पावरफुल वेव फॉर्म पैदा ही नहीं होगी। जिम्स्की कहता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है और उन्हें अब वापस आकर प्लान बी पर काम करना चाहिए। ये सुनकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि प्लान बी क्या है। और अब यहाँ पर जनरल प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में रिवील करते हैं। दरअसल यूएस मिनिस्ट्री को ऐसा लग रहा था कि उनके दुश्मनों ने ऐसा वेपन तैयार किया है जिसमें के भूकंप पैदा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जिम्स्की की लीडरशिप में और भी पावरफुल खुद का एक वेपन क्रिएट किया, जो कि हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थ के कोर में फायर करता है। तब जॉश को समझ आ जाती है कि अर्थ का कोर अचानक से रोटेट होना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि ये सब डेस्टिनी की टेस्टिंग की वजह से हुआ है और यूएस मिलिट्री खुद अर्थ की डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदार है। जिम्स्की कहता है कि उनके वापस आने पर वो एक बार फिर से डेस्टिनी को फायर कर सकते हैं ताकि के कोर को दोबारा से किक स्टार्ट दिया जाए, मगर जॉश इससे सहमत नहीं होता क्योंकि इससे अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है।
जगह जगह वोल्केनो फटने लगेंगे। वहीं अब इनके पास वापस आने का टाइम भी नहीं है, इसीलिए इन्हें प्लान सी एग्जीक्यूट करना होगा। अब जनरल की अप्रूवल का इंतजार था, मगर इससे पहले कोर में होल होने लगता है, जिस वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और बड़े बड़े ब्रिज टूटकर गिरने लगते हैं। और अब जनरल और रिस्क नहीं ले सकते थे और अब जॉश और उसकी टीम तो वापस आने से रही, मगर उन्हें डेस्टिनी की फायर करना ही होगी, चाहे उस शौक में उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इनके पास और कोई चारा नहीं है और अब इनके पास और भी लिमिटेड टाइम है। तब जॉश फ्लिंच को सीक्रेट मैसेज भेजकर जनरल को कुछ देर होल्ड करने के लिए बोलता है और अब फ्लिंच यूएस के सारे डेटा को हैक करके प्रोजेक्ट डेस्टिनी की सर्च में लग जाता है। दूसरी तरफ जॉश बैक के साथ इस प्रॉब्लम का हल निकालने में लगता है। तब जिम्स्की ही उन्हें एक हल बताता है। वो कहता है कि इसे एक साथ एक्सप्लोड करने के बजाय हमें पार्ट्स में एक्सप्लोड करना चाहिए, जिससे कि रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मगर यहाँ पर मुसीबत ये है कि कंपार्टमेंट खुद ही अलग नहीं किए जा सकते, मगर जब उसमें कोई डिफॉल्ट आएगा तो सिस्टम ही उसे अलग कर सकता है। अब मैन्युअली इसको करने के लिए उन्हें इम्पेलर सेक्शन में जाना होगा, मगर उसका टेम्परेचर 9000 सेल्सियस तक पहुंच चुका है और उनका सूट बस हाफ ऑफ द टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। और अब इनके पास इतनी नाइट्रोजन भी नहीं है कि वो इम्पेलर को ठंडा कर सके। अब कोई और रास्ता ना होने पर ब्रेड कहता है कि वो अपनी जान की कुर्बानी देगा। दुखी मन के साथ सभी उसे अलविदा कहते हैं और ब्रेड इम्पेलर में जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसका औजार कुछ ही सेकंड्स में मेल्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल डेस्टिनी को फायर करने वाला होता है। तब फ्रेंच अपनी पूरी जान लगा देता है उसे कंट्रोल करने की। अब डेस्टिनी फायर होने ही वाला होता है कि तभी फ्लिंच उस पर कंट्रोल करके उसे रोक देता है। वहीं ब्रेड किसी भी तरह से अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और सिस्टम को ओवरराइड कर देता है, मगर उस हीट में वो खुद को बचा नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद वो लोग हर कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर मैटर डालकर उसे रिलीज करने लगते हैं, मगर जब आखिरी 2 कंपार्टमेंट्स बच जाते हैं तो जॉर्ज को रियलाइज होता है कि उनके पास अब इनफ एक्सप्लोजिव्स ही नहीं है। अब इससे पहले कि वो कोई सोल्यूशन निकाल पाए, एक मैसिव फ्लो की वजह से वर्जिल को एक झटका लगता है, जिससे जिम्स्की न्यूक्लियर वॉरहेड में दब जाता है और उनका बैक से भी कांटेक्ट टूट जाता है। अब बैक कंपार्टमेंट को लॉन्च करने वाली थी। इधर जॉश जिम्स्की को निकाल नहीं पा रहा था, तो तब जिम्स्की जॉश को समझाता है कि वो उसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि इस वक्त अर्थ को उसकी जरूरत है। वो जॉश से कहता है कि एक्सप्लोजन को बढ़ाने के लिए वो वर्जिल के स्टेम सेल्स को यूज कर सकता है, जिसके बाद जॉश उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब जॉश सब कुछ जिम्स्की के अकॉर्डिंग करता है, इससे उनका वर्जिल का अपना इंजन बंद हो सकता है, मगर वो अपनी परवाह नहीं करता और कंपार्टमेंट को लॉन्च कर देता है। अब इनका अपना पावर सप्लाई खत्म हो चुका था और बस अब ये अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तब जॉश को याद आता है कि वर्जिल जिस मेटल से बना है उसकी एनर्जी हीट और प्रेशर से मिलती है, तो जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा तो उसकी एनर्जी को वो शिप के लिए यूज कर सकते हैं और जब वो सारे बॉम्ब्स एक एक करके एक्सप्लोड होते हैं तो इससे वर्जिल को बूस्ट मिलता है और यही नहीं अर्थ का कोर भी रोटेट करना शुरू कर देता है, जिससे कि अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ वर्जिल उस प्रेशर की वजह से सेंटर से तो बाहर आ चुकी थी और वो समंदर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि वर्जिल को प्रेशर उस ब्लास्ट से मिला था तो समंदर में आकर वो अपनी पावर फिर से खो देता है और उनका कनेक्शन भी कंट्रोल रूम से टूट जाता है। अब टीम को नहीं पता कि वो शिप समंदर में कहाँ है, लेकिन तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम एक जगह पर बहुत सारी वेल्स को एक जगह मंडलाते हुए देखते हैं, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि वर्जिल यहीं पर है और ये इस वजह से क्योंकि जॉश ने अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ऑन कर दी थी, जिससे कि बैक और जॉश की जान बच जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फिंच किसी कैफे में बैठकर वहां के सिस्टम को हैक करता है और प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में सारी डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिससे कि यूएस मिलिट्री पर उंगलियां उठती हैं और उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। फिंच उन सभी हीरोज के बारे में भी लोगों को बताता है जिन्होंने इस मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि उनकी कुर्बानी खाली ना जाए। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।